हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिजनेस टेक्नोलॉजी का 18 चैप्टर जिसका नाम है लीडरशिप मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। यहाँ पर लीडरशिप है और मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ है। ये बहुत लेंथी लेंथी चैप्टर है लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 1 घंटे के अंदर सारा लेक्चर सारा चैप्टर ख़त्म कर दूँ, कवर कर दूँ। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या चीज़ है? अगर आप किसी को काम करने का इख्तियार देते हो तो अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी क्या है? आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हद तक किसी को अथॉरिटी देते हो, वो डिपेंड होते हैं इस पर्सन की कंपनी के अंदर पोजीशन क्या है, सेपरेट भी करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी कैन बी डिफाइंड एज द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्रिशन गिवन टू अ पर्सन टू मेक डिसीजन is the consequence of the position he hold in the organization। इसके बाद टाइप्स ऑफ अथॉरिटी पर आते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये अथॉरिटी यूज़ होते हैं, जैसे लाइन अथॉरिटी, इसके बाद फिर स्टाफ अथॉरिटी, फिर फंक्शनल अथॉरिटी। अब एक एक को पलटे। इसमें टाइप्स ऑफ अथॉरिटी में जो सबसे पहला है वो है लाइन अथॉरिटी। अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हो कि आप अपने सबॉर्डिनेट को कमांड करें। सबॉर्डिनेट क्या है? जो जूनियर जो आपके अंडर काम करते हैं वो सबॉर्डिनेट होते हैं। अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हो कि आप अपने सबॉर्डिनेट को कमांड करें तो वो लाइन अथॉरिटी में आता है। लाइन अथॉरिटी इट रिफ्लेक्ट द एग्जिस्टिंग सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। इट कंसिस्ट ऑफ द राइट टू मेक डिसीजन एंड गिव टू ऑर्डर। जैसे मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर देते हैं। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी में जो दूसरी नंबर पर है वो है स्टाफ अथॉरिटी। अगर आपके पास इख्तियार है कि आप अपने मैनेजर या कुलीग्स को एडवाइस कर सकते हो तो वो स्टाफ अथॉरिटी में आता है। इट भी कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ द राइट टू एडवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ द राइट टू एडवाइस और ऐसे दोज हु पोजेस लाइन अथॉरिटी एज वेल एज अदर स्टाफ पर्सनल। अगर आपके पास इख्तियार है कि आप अपने मैनेजर कुलीग को एडवाइस कर सकते हो तो वो स्टाफ अथॉरिटी में आता है। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी में 3 नंबर पर है फंक्शनल अथॉरिटी। अगर आपके पास इख्तियार कि आप अपने काम करवाने के लिए कंपनी में किसी को भी ऑर्डर या गाइडलाइन दे सकते हो, या फिर अगर आप अपना काम करवाने के लिए कोई दूसरी डिपार्टमेंट को ऑर्डर देते हो या कमांड करते हो तो वो लाइन अथॉरिटी में नहीं बल्कि फंक्शनल अथॉरिटी में आता है। अब इन तीनों का एक ओवरव्यू देते हैं। HR अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, वो लाइन अथॉरिटी में आता है। मैम को जैसे एक टीचर को या मैम को जैसे एक टीचर को अकाउंट डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि जैसे कि एक टीचर को अकाउंट डिपार्टमेंट वाले कहते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह साइन कर दे कि हम प्रोसेस करें, वो फंक्शनल अथॉरिटी में आता है। और अगर मैम को एक पेरेंट मशवरा देते या फिर एक टीचर को एक पेरेंट मशवरा देते कि रिजल्ट को कैसे इम्प्रूव करें, वो स्टाफ अथॉरिटी में आता है। अब अथॉरिटी डिफिनीशन बाय वीबर। वीबर ने अथॉरिटी को किस तरह डिफाइन किया हुआ है? वीबर बिलीव दैट अथॉरिटी कैन बी एक्वायर्ड इन 3 ways: क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी और रेशनल लीगल अथॉरिटी। एक एक को पलटे। इसमें जो सबसे है वो है क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। अगर आप किसी को इख्तियार देते हो इसकी क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से तो वो क्रिस्मेटिक अथॉरिटी में आते हैं। क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। ये क्रिस्मेटिक के बारे में कुछ बातें हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी अगर आप किसी को इख्तियार देते हो जिस ट्रेडिशन को फॉलो करने की वजह से वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में आता है। जैसे पहले ज़माने में जैसे होता था, अब एक बा जब एक बादशाह होता था, जब वो मरता था तो इसका बेटा फिर बादशाह बन जाता था। तो जस्ट ट्रेडिशन को वो फॉलो कर रहे थे, तो वहाँ पर एक ट्रेडिशन फॉलो हो रहा था। तो ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी। इसके बाद फिर रेशनल लीगल अथॉरिटी। अगर आप किसी को इख्तियार देते हो ला फॉलो करने की वजह से, जैसे जैसे एक कंपनी में जिसकी शेयर होल्डिंग ज़्यादा है, जिसने बहुत ज़्यादा शेयर खरीदी हुई तो वो डिसीजन में हिस्सा लेते, तो ये रेशनल लीगल अथॉरिटी में आ गया।
क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी के बारे में कुछ बातें हैं जो कि मैंने पहले भी बताया. Being charismatic involves communicating dynamically with passion and enthusiasm while displaying positive body language. It involves thinking positively and having optimism and self-confidence, and also being persuaded and building the respect and trust of the other. क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो वो क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी में आता है. अब पावर पर कुछ बातें करते हैं. पावर क्या होता है? पावर, अगर आपके पास कोई काम करने की सलाहियत है तो पावर में आते. पावर इज़ परसीव्ड एज द एबिलिटी टू डू समथिंग. इसकी कुछ टाइप्स है जैसे एक्सपर्ट पावर, लेजिटिमेट. एक एक को पढ़ते. एक्सपर्ट पावर क्या होता है? एक्सपर्ट पावर रिलेटेड विद स्किल एंड नॉलेज. जैसे हमारे पास दो आदमी है, एक सिर्फ ACCA क्वालिफाइड और दूसरा आदमी जो है वो है ACCA क्वालिफाइड भी और उसने आर्टिकलशिप भी किया हुआ है. तो किसकी पावर ज़्यादा होंगी? ACCA आर्टिकलशिप वाले की पावर ज़्यादा होंगी. इसमें जो दूसरा है वो है लेजिटिमेट पावर. लेजिटिमेट पावर, लेजिटिमेट एनीथिंग विच इज़ बाय लॉ. इसको और legitimate power is related with your hierarchical position in your organization. Manager have high legitimate power as compared to their subordinate. एक दफ़ा read भी करते हैं. legitimate power related with your formal position in organization. Manager have high legitimate power as compared to their subordinate. इसके बाद फिर referent power, थर्ड नंबर पर है referent power. इसमें क्या इंटरपर्सनल या इसमें कन्विंसिंग एबिलिटी होना चाहिए. द एबिलिटी टू कन्विंस पीपल, यानी इस तरह पावर जो आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो. रिप्रेजेंट पावर रिलेटेड विद द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स, कन्विंसिंग एबिलिटी. इसके बाद फिर रिवार्ड पावर, एक्स्ट्रा टाइम में काम करना तो रिवार्ड शो करा के, तो ये रिवार्ड पावर है. इट इज़ द डिग्री टू विच अ मैनेजर कैन यूज़ रिवार्ड टू कंट्रोल अदर पीपल. और आखिरी नंबर पर है कोरेसिव. टाइप्स ऑफ पावर में जो आखिरी है वो है कोरेसिव पावर. आपके पास एबिलिटी है कि किसी को पनिश करना. कोरेसिव इज़ रिलेटेड टू पनिश समवन. इसके बाद अगला टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन. जो आपकी ड्यूटी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे मेम्फोजिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैच D32 and in the last they will be accountable for D32 बैच. जैसे आपकी अथॉरिटी बढ़ती जाएंगे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएंगी. एक दफ़ा रेड भी करते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द स्टेट और अफेक्ट ऑफ हैविंग अ ड्यूटी to deal with something or of having control over someone, or the state of being accountable or to blame for something. Responsibility should be correspond to authority. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने पढ़ा. अब डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन क्या है? अगर आप किसी को कोई काम असाइन कर दो तो डेलीगेशन में आता है. जैसे मेम्पोजिया ने सर अतीब को कुछ काम दे दिया. एक दफ़ा रिपीट भी करते हैं. डेलीगेशन इज़ द असाइनमेंट ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी टू अनदर पर्सन टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़. थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में 3 थ्योरीज है. ट्रेड थ्योरी, स्टाइल थ्योरी, कंटीजेंसी थ्योरी. और कंटीजेंसी थ्योरी हद से ज़्यादा लेंथी है. अब एक एक को डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह होते हैं. सबसे पहले हम स्टाइल थ्योरी को पढ़ते हैं. स्टाइल थ्योरी में फिर 2 मॉडल है. एक है एशरिज मॉडल और दूसरा है रॉबर्ट ब्लैक एंड जैन माउंटेन मॉडल. तो एशरिज मॉडल पर चलते हैं. लीडरशिप और थ्योरीज में सबसे पहले हम स्टाइल थ्योरी पढ़ते हैं. इसमें स्टाइल थ्योरी में फिर 2 मॉडल है. एक एशरिज मॉडल और दूसरा रॉबर्ट ब्लैक एंड जैन माउंटेन. तो एशरिज मॉडल के बारे में पढ़ते हैं. एशरिज मैनेजमेंट मॉडल. एशरिज डिफाइंड 4
4 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, टिल्स, सिल्स, कंसल्ट, जॉइंट। टिल्स क्या होता है, किस तरह होता है? वन मैन पावर, जहाँ पर मैनेजर सबॉर्डिनेट को ऑर्डर करते हैं, बस टिल्स वो ऑटोक्रेटिक। इसमें जो दूसरा है वो है सिल्स, परसुएसिव, कन्विंस करना। इसमें भी मैनेजर सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देते हैं, लेकिन सबॉर्डिनेट को यहाँ पर कन्विंस करते हैं। जैसे दोनों में डिसीजन मैनेजर लेता है, टिल्स और सिल्स दोनों में डिसीजन मैनेजर लेता है, लेकिन जैसे मैम ने कहा कल एक्स्ट्रा क्लास है, वो टिल्स में आ गया। लेकिन दूसरी तरफ मैम ने कहा कल क्लास ले लो, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिल में आ गया, क्योंकि उसने एक स्टूडेंट को कन्विंस कर दिया। अब इसमें जो 3rd नंबर पर है वो है कंसल्ट, सजेशन और पार्टिसिपेटिव। यहाँ पर भी डिसीजन मैनेजर लेता है, लेकिन यहाँ पर भी डिसीजन मैनेजर लेता है, लेकिन मैनेजर सबॉर्डिनेट से सजेशन मांगते हैं। कंसल्ट में भी डिसीजन मैनेजर लेता है, लेकिन सबॉर्डिनेट से सजेशन मांगते हैं, यानी पार्टिसिपेटिव सजेशन वगैरह इस तरह चीज़ इसमें आती है। इसके बाद फिर 4th नंबर पर है जॉइंट्स, मैनेजर और सबॉर्डिनेट दोनों इक्वली डिसीजन में हिस्सा लेते हैं जॉइंट में, डेमोक्रेटिक। अब इस पर थोड़ा एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ये एशर्ड मॉडल पर। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का, सी मैनेज अ स्मॉल टीम ऑफ वर्कर, ही हैज़ रिसेंटली आस्क्ड हिज टीम फॉर सजेशन एज हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। सजेशन किस में आता है? तो वो तो कंसल्ट में आता है, जिसमें मैनेजर सबॉर्डिनेट से सजेशन मांगते हैं। The team members have made several suggestions, but she does not feel they are practical and decided to adopt different approach. According to Ashrid Management College, what management style is demonstrating consult? तो consult यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। Trevor run a medium-sized organization that is wholly owned by him. He believes in giving instruction to employees so that work can be done right for the first time. Employees are all expected to follow instruction, and in case of any issue, they need to communicate with Trevor. What leadership style is adopted by Trevor? ये तो लाजमी बात है कि उसने कंसल्ट, क्योंकि अगर कोई मसला आता है तो वो अपने मैनेजर से पूछ लेते हैं, तो ये तो कंसल्ट में आ गया, क्योंकि कंसल्ट में मैनेजर सबऑर्डिनेट से सजेशन मांगते हैं, उसकी हेल्प वगैरह इस तरह चीज़ें करते हैं। स्टाइल थ्योरी में 2 मॉडल थे, एक अशर्ड मॉडल और दूसरा रॉबर्ट ब्लेक एंड जॉन माउंटेन। अशर्ड मॉडल को हमने पढ़ा, अब दूसरा रॉबर्ट ब्लेक एंड जॉन माउंटेन, इसको हम एक ग्राफ से समझ लेते हैं। यहाँ पर 2 बातें हैं, आप प्रोडक्शन पे कितना तवज्जो दे रहे हो और आप लोगों पे कितना तवज्जो दे रहे हो। जब हम यहाँ से इस तरफ जाते हैं, जब हम यहाँ से उस तरफ जाते हैं, तो प्रोडक्शन पे तवज्जो बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन लो है, और इस तरफ जब उस तरफ बढ़ती जा रही है तो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा है। और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो पीपल पर तो लोगों पर तवज्जो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर तो लोगों पर तवज्जो भी कम है और प्रोडक्शन पर यहाँ पर तो लोगों पर तवज्जो भी कम है और प्रोडक्शन पर तवज्जो भी कम है, एम्फोरेस्ट। और फिर जब ऊपर जा रहे हैं तो प्रोडक्शन पर तवज्जो कम है, जबकि लोगों पर तवज्जो तो बढ़ गया, तो 1.9 ये कंट्री क्लब में आ गया। और जब यहाँ पर आते हैं तो प्रोडक्शन पर तवज्जो तो बढ़ गया, लेकिन पीपल पर लोगों पर तवज्जो कम है, ये टास्क में आ गया। और यहाँ पर जब आते हैं तो प्रोडक्शन पर भी तवज्जो बढ़ गया और लोगों पर भी तवज्जो बढ़ गया, तो ये टीम में आ गया। अब इस पर थोड़ा एग्जांपल करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए।
एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इन द recent स्टाफ सर्वे मैनेजर ऐप हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज हाईली फोकस ऑन द मीटिंग प्रोडक्शन नीड पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है बट हैविंग अ लिटिल कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़ हु रिपोर्ट टू हर लेकिन एम्प्लॉय पर कम तवज्जो दी जा रही है अकॉर्डिंग टू ब्लैक एंड माउंटेन विच की पॉइंट ऑन द मैनेजरियल ग्रेड इज एफ बीइंग प्लेस्ड बाय द स्टाफ सर्वे तो ये तो टास्क मैनेजमेंट में आता है जहाँ पर प्रोडक्शन पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और एम्प्लॉय और लोगों पर कम तवज्जो दी जा रही है तो वो तो टास्क मैनेजमेंट में आता है। अब अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन फियाना परफॉर्मेंस अप्रेजल हैज़ जस्ट कम इन शी हैज़ ग्रेटली फोकस ऑन द टारगेट्स एंड हाईली डिमांड ऑफ हर टीम वो प्रोडक्शन और टारगेट पर ज़्यादा फोकस की जा रही है हर टीम हैज़ अपन हियर सेइंग दैट शी डज नॉट केयर ऑफ देयर वेल बीइंग एंड सेट अ वेरी स्ट्रिक्ट डेडलाइन विद द कंसिक्वेंसेस फॉर द एम्प्लॉयज दैट लैग बिहाइंड और एम्प्लॉय पर कम तवज्जो दी जा रही है According to Black and Mountain, which key point on the managerial grid can Fiana be placed up? ये तो भी टास्क मैनेजमेंट का में आता है क्योंकि कोई पर कम एम्प्लॉय लोगों पर कम तवज्जो दी जा रही है जबकि टारगेट और प्रोडक्शन पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है तो ये तो टास्क मैनेजमेंट में आता है टास्क मैनेजमेंट इसमें करेक्ट ऑप्शन है। लीडरशिप थ्योरीज में हमने स्टाइल थ्योरीज के बारे में पढ़ा अब दूसरा है ट्रेड थ्योरी ये बहुत छोटा है इसमें ये बात करते हैं कि आप लीडर को नहीं बना सकते वो कुदरती तौर पर होता है लीडर आर वन नॉट मेड ये एक बस फिक्रा है बस ये याद रखना है लीडर आर वन नॉट मेड और लीडर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए जैसे नॉलेज ऑफ द बिजनेस इनिशिएटिव टेनिसिटी मीन फोकस्ड और डिटरमाइंड इनर्जेटिक आदमी लीडर होना चाहिए डिसीजन मेकिंग स्किल लीडर में होनी चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए लीडर में क्रिएटिविटी होना चाहिए करिश्मा होना यानी डोमिनेंट पर्सनालिटी वाला हो इस लीडर में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी जब पैनिक सिचुएशन आ जाती है तो वो अपने आप को हैंडल कर सकता है ड्राइव एंड मोटिवेशन कॉन्फिडेंस होना चाहिए हॉनेस्ट इंटीग्रिटी इसकी पर्सनालिटी में होनी चाहिए ये सब कुछ था ये सब कुछ लीडर लीडर में होनी चाहिए। अब बहुत थर्ड नंबर पर जो है कंटीजेंसी थ्योरी वो बहुत डिटेल में है अब उस पर बात करते हैं उस पर थ्योरीज अब लीडरशिप थ्योरीज में हमने ट्रेड थ्योरी पढ़ा स्टाइल थ्योरी पढ़ा अब थर्ड नंबर पर कंटीजेंसी थ्योरी इसमें फिर पिडलर स्टाइल पढ़ेंगे एडेयर एक्शन सेंट्रल लीडरशिप ये पढ़ेंगे हैप्स डिस्पर्स लीडरशिप पढ़ेंगे बेनेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्वार्टर मैनेजिंग चेंज अब एक एक को अलग डिटेल में डिस्कस करते हैं। कॉन्टीजेंसी थ्योरी में हम सबसे पहले फिडलर कॉन्टीजेंसी मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। फिडलर कॉन्टीजेंसी मॉडल लीडरशिप स्टाइल टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप एंड फिजिकली डिस्टेंट मैनेजर यानी टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप में इसमें मैनेजर और सबॉर्डिनेट के दरमियान फॉर्मल रिलेशन होता है जबकि रिलेशन ओरिएंटेड लीडरशिप में मैनेजर और सबॉर्डिनेट के दरमियान इनफॉर्मल रिलेशन होता है। task oriented leadership and physically distant manager relationship oriented leadership cycle and psychology close manager. Pitler concluded that effectiveness of leader depend on the leader style and also the extent to which the work situation gives the leader control and influence work situation पर अभी थोड़ा बात करते हैं कि the work situation depends on the three factors: the relationship between the leader and subordinate, the structure of the task, nature of the project, the position power of the leader. अब मेन बात पर आते हैं कंटीजेंसी थ्योरी में मेन बात यह है So which leadership style was most effective? Fiedler found that it seemed to depend on the circumstances. When the work situation is favorable, task oriented. When the work situation is favorable, task oriented is more effective. Why task oriented?
यहाँ पर टास्क ओरिएंटेड क्यों यूज़ होता है? फॉर मेंटेन, ताकि ये सिचुएशन हमेशा बरकरार रहे, इसलिए टास्क ओरिएंटेड। व्हेन द वर्क सिचुएशन इज़ अनफेवरेबल, जब प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा टफ होता है। When the work situation is unfavorable, task oriented leader is also more important. यहाँ पर task oriented क्यों? क्योंकि for control, task oriented use for control. When the work situation is somewhere between favorable and unfavorable, relationship oriented leader is more effective. कंटीजेंसी थ्योरी में दूसरा है जॉन एडेर मॉडल। कोई इसमें कोई लीडरशिप स्टाइल एक्सप्लेन नहीं की। अगर मुझे इस थ्योरी को फॉलो करना है, मुझे स्टिक होना है या मुझे इनफॉर्मल होना है, अकॉर्डिंग टू जॉन मुझे इन 3 फैक्टर को कंसीडर करते हुए लीडरशिप स्टाइल चूज़ करना होंगी। According to Adair, effective leader will adapt leadership style to the group need, task need and individual need within the group. अब इन टास्क नीड, ग्रुप नीड, इंडिविजुअल नीड पर बात ही करते हैं, ये किस तरह होते हैं। फॉर टास्क नीड, अगर कंपनी में टास्क नीड को लागू करना पड़ेगा, तो जब कंपनी में टास्क नीड को लागू करना पड़ेगा तो फिर कंपनी में ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, एलोकेटिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह इस तरह चीज़ों को देखना पड़ेगा। For the task need, effective leader should encourage setting objective, planning task, allocating of responsibility, setting performance standard. इसमें जो दूसरा है टास्क नीड, दूसरा ग्रुप नीड। ग्रुप नीड में इन सब फैक्टर को देखना पड़ेगा, जैसे कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग। पर ग्रुप नीड, इफेक्टिव लीडर शुड इनकरेज कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, मोटिवेशन, डिसिप्लिन। फॉर इंडिविजुअल नीड, 3 नंबर पर जो है, जैसे एक क्लास है, इसमें हर बच्चे को इंडिविजुअल कंसीडर करना है और हर बच्चे में इंडिविजुअल ये चीज़ को देखना पड़ेगा। फॉर द इंडिविजुअल नीड एंड इफेक्टिव लीडर शुड इनकरेज कोचिंग, डेवलपिंग एंड मोटिवेटिंग इंडिविजुअल। अब जॉन अडेयर के मॉडल पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, इसका क्या कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। द बिलो इंक्लूड नीड्स दैट मैनेजर हैव टू एक्शन, सजेस्ट वेदर दे आर लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल टास्क और ग्रुप नीड। डिसीजन मेकिंग, ये तो किस में आता था, ये तो आपने पहले भी पढ़ा, ये टास्क में आता है। पीस कीपिंग, अमन रखना, तो ये तो ग्रुप में आएगा। ट्रेनिंग, ये तो इंडिविजुअल में आता है, हर इंडिविजुअल को जिसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसको ट्रेनिंग दी जाए। फॉर ट्रेनिंग इंडिविजुअल ने। डिसीजन मेकिंग, टास्क, पीस कीपिंग, ग्रुप, ट्रेनिंग इंडिविजुअल। कंटीजेंसी थ्योरी में फिडलर स्टाइल को हमने पढ़ा, जॉन एडेर एक्शन सेंटर लीडरशिप को हमने पढ़ा। अब 3 नंबर पर वेरन बेनिस, ये पढ़ते हैं वेरन बेनिस। वेरन बेनिस वेरन बेनिस वेरन बेनिस ने ये चीज लीडर में ये चीज क्वालिटीज़ डिफाइन की है। जैसे इसमें जो सबसे पहला है वो है इंटीग्रिटी, यानी लीडर को ईमानदार और अच्छे अखलाक होने वाला चाहिए। इंटीग्रिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रांग मोरल प्रिंसिपल। दूसरा क्वालिटीज़ लीडर में क्या होना चाहिए? डेडिकेशन, यानी लीडर को टास्क के लिए कमिटेड होना चाहिए। डेडिकेशन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड और कमिटेड टू अ टास्क और पर्पस। मैग्नेनिमिटी, 3 नंबर पर मैग्नेनिमिटी, दूसरे लोगों का क्रेडिट अपने लिए ना ले। जैसे किसी ने अच्छा काम किया और वो अपने सीनियर से कहे कि ये काम मैंने किया और वो इसको क्रेडिट दे, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। मैग्नेनिमिटी, द फैक्ट आर अ कंडीशन ऑफ बीइंग मैग्नेनिमस, जेनरसिटी आर गिविंग क्रेडिट टू अदर्स। इसमें जो 4 नंबर पर है वो ह्यूमिलिटी, अपने आप को सुपीरियर कंसीडर नहीं करते। लीडर जो है वो अपने आप को सुपीरियर कंसीडर नहीं करते। द क्वालिटी ऑफ हैविंग ह्यूमिलिटी, द क्वालिटी ऑफ हैविंग मॉडेस्ट और लो व्यू वंस इम्पोर्टेंस। ओपेंसिस,
किसी चीज़ को हाइड नहीं करते। ओफेंसेस लैक ऑफ सिक्रेसी और कंसीलमेंट या फिर प्रैक्टिस। और इसमें जो सबसे पहला है वो है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन क्रिएट करना, द यूज़ ऑफ इमेजिनेशन और ओरिजिनल आइडियाज़ टू क्रिएट समथिंग। बेनेस ने टू टाइप्स ऑफ लीडर बयान की है। बेनेस आर्ग्यूड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीडर, ट्रांजेक्शनल लीडर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ट्रांजेक्शनल लीडर ये किस तरह होता है? वो अपने फॉलोअर को, यानी मैं अगर मैनेजर हूँ, मैं आपको अगर कोई अलाउंस दे रहा हूँ तो तुमसे अच्छी सर्विसेज, लॉयलिटी वगैरह इस तरह चीज़ें एक्सपेक्ट करूँगी। Transformational leader who see the relationship with their follower in the terms of they give follower a reward, and in exchange they expect service, loyalty and compliance. और दूसरे नंबर पर है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। वो अपने फॉलोअर को बिलीव देता है कि चेंजेस को एक्सेप्ट करो, या अपने फॉलोअर को मोटिवेट कर रही होती है अपनी एक्टिविटीज़ से। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में वो अपने फॉलोअर को बिलीव देते हैं कि चेंजेस को एक्सेप्ट करो, या अपने फॉलोअर को मोटिवेट कर रही होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ से। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हु सी दियर रूल एज इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग अदर टू वर्क। ओनली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कैन चेंज टीम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड मूव हिम इन अ न्यू डायरेक्शन। अब ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन पर थोड़ा और बात करते हैं। ट्रांजेक्शन लीडर को हमने पढ़ा, ट्रांजेक्शनल लीडर वो अपने फॉलोअर को, यानी वो अपने फॉलोअर को, यानी अगर मैं मैनेजर हूँ, मैं आपको अगर कोई अलाउंस दे रहा हूँ, अपने सबॉर्डिनेट्स को कोई अलाउंस दे रहा हूँ, तो तुमसे अच्छी सर्विस, लॉयल्टी वगैरह एक्सपेक्ट करूँगा। ट्रांजेक्शनल लीडर में एक्सचेंज आता है, इंसेंटिव आता है, कंट्रोल, फिर जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो अपने फॉलोअर को बिलीव देते कि चेंजेस को एक्सेप्ट करो, या अपने फॉलोअर को मोटिवेट कर रही होते अपनी एक्टिविटीज़ से। इसमें इंगेज, इंस्पायरेशन, एम्पावरमेंट, पीपल चेंज वगैरह इस तरह चीज़ें आती हैं। कॉन्टीजेंसी थ्योरी में हमने फिडलर स्टाइल पढ़ा, जॉन एडेयर पढ़ा, बेनिस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर पढ़ा। अब अगला कोटर मैनेजिंग चेंज पढ़ते हैं। कोटर मैनेजिंग चेंज, इसमें लीडरशिप मैनेजमेंट को कंप्लीमेंट यानी सपोर्ट देती है। अकॉर्डिंग टू दिस complexity deals with management, जबकि changes deal with leader। एक बार भी कहते हैं, कोटर प्रेजेंट द थ्योरी ऑफ चेंज। अकॉर्डिंग टू हिम लीडरशिप complement the management, it does not replace it। मैनेजमेंट इज अबाउट कोपिंग विद complexity, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैनेजमेंट इज अबाउट कोपिंग विद complexity एंड लीडरशिप इज अबाउट कोपिंग विद चेंज। Key traits of leadership focus on change, creates a vision, communicates and earns a commitment, motivates and inspires। कॉन्टीजेंसी में जो सबसे आखिरी मॉडल है वो है हाई फिट्स। लीडर को चाहिए कि वो सबॉर्डिनेट के साथ सोशल रहे और इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ये ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव लीडर की निशानदेही है कि वो लीडर अपने सबॉर्डिनेट के साथ सोशल रहे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ये हैबिट्स कहते हैं। एक दफ़ा रीड भी कर, हाई स्टेट दैट नोबडी कैन बी आइडियल लीडर इन एवरी सिचुएशन एंड फ्रूटफुल social relation were imperative for the leadership to be effective for the organization। He argues that role of the leader is to help people face reality and to mobilize them to make change। हमने लीडरशिप थ्योरीज के बारे में पढ़ा है। इसमें 3 थ्योरीज थे, ट्रेड थ्योरी, स्टाइल थ्योरी, कॉन्टीजेंसी थ्योरी। कॉन्टीजेंसी थ्योरी में फिर तकरीबन 5 स्टाइल्स हमने पढ़े, जैसे फिडलर स्टाइल, एडियर एक्शन स्टाइल, हाई फिट्स स्टाइल, बेनेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, कोटर मैनेजिंग चेंज। हमने तो लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। अब मैनेजमेंट पर आते हैं।
सबसे पहले क्लासिकल मैनेजमेंट राइटर पढ़ते हैं। इसमें 3 तकरीबन है, हेनरी फॉयल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, एल्टन मायो। सबसे पहले हेनरी फॉयल को पढ़ते हैं कि तो ये किस तरह होता है। क्लासिकल मैनेजमेंट राइटर में 3 थी। इसमें जो सबसे पहला है वो है हेनरी फॉयल। अगर आपकी कंपनी में ये 5 फैक्टर अच्छी अप्लाई हो रही है, दैट कंपनी फॉलो अ गुड मैनेजमेंट। अगर आपकी कंपनी में ये 5 फैक्टर अच्छी अप्लाई हो रही है, दैट कंपनी फॉलो अ गुड मैनेजमेंट। अब इन 5 फैक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हेनरी पॉयल प्रेजेंटेड 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच अप्लाई यूनिवर्सली। दिस आर प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? विजन क्रिएट्स करना वगैरह इस तरह। फिर सेकंड नंबर पर ऑर्गेनाइजिंग, यानी सिस्टमेटिकली अरेंज करना चीज़ों को। सिस्टमेटिकली लोगों को अरेंज करना, चीज़ों को अरेंज करना, ये सब कुछ सिस्टमेटिकली लोगों को अरेंज करना। इसके बाद फिर कमांडिंग थर्ड नंबर पर है, आर्डर देना। कमांडिंग में क्या होता है? आर्डर आप देते हो। इसके बाद फिर फोर्थ नंबर पर है कोऑर्डिनेटिंग, यानी यूनिटी क्रिएट्स बिटवीन एम्प्लॉय। और इसके बाद आखिरी नंबर पर है कंट्रोल। स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस को हम कंट्रोल कैसे, यानी कि हम कैसे कंट्रोल कर स्टैंडर्ड लेंगे इस, और फिर एक्चुअल में जो कुछ आया हुआ है इसका डिफरेंस लेंगे, तो जो फिर डिफरेंस आया हुआ है इसको हम कंट्रोल करेंगे। तो ये था हेनरी पायल ने अपने मैनेजमेंट को इस तरह डिफाइन किया, इस तरह एक्सप्लेन किया। इसके 2 ड्रॉबैक्स भी है। हेनरी पायल ने 2 चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। वो क्या है? मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। सम ड्रॉबैक ऑफ हेनरी पायल थ्योरी। उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं की, जैसे कि मोटिवेशन के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा, कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, रिजल्ट इन कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं कहा उसने इसके बारे में। इसके बाद सेकंड राइटर पर आते हैं, एटन मायो। एटन मायो ने किस तरह मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया। क्लासिकल मैनेजमेंट राइटर में जो सेकंड नंबर पर है वो है एटन मायो, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ये क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में आता है, इसको एक्सप्लेन करते। अगर एटन मायो ने किस तरह एक्सप्लेन किया, इसने कहा कि अगर आपकी कंपनी की मैनेजमेंट एम्प्लॉय पर फोकस करते हैं और इनके सोशल बॉन्ड पर फोकस करते हैं, तो ये इनके इफेक्टिव मैनेजमेंट की निशानदेही है। एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसमें कहा गया कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फ्रॉम साइकोलॉजिकल कंडीशन मोर देन द फिजिकल कंडीशन। साइकोलॉजिकल कंडीशन किस तरह होते हैं, यानी मेंटल सेटिस्फेक्शन, और फिजियोलॉजिकल कंडीशन मीन एनवायरमेंटल कंडीशन। एम्प्लॉय को जब जहनी सुकून होगा तो इसका रिजल्ट प्रोडक्टिविटी पे आएगा, यानी प्रोडक्टिविटी हद से ज़्यादा अच्छी होगी। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। द एटन माई ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, द मेन फाइंडिंग ऑफ दिस स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट फॉर द सोशल डायनामिक्स एंड ग्रुप interaction directly affect the productivity and efficiency of employees. The higher the group of interaction. एक दफ़ा फिर, the social dynamics and group interaction directly affect the productivity and efficiency of employees. The higher the group of interaction. Mayo concludes that workers were motivated by physiological condition, mean mental satisfaction, more than the physical working condition, environmental condition को physical working condition कहते हैं। एक दफ़ा फिर, Mayo conclude that workers were more motivated by physiological condition more than the physical working condition. और आखिर में, Mayo proposed that higher productivity could be gained by a good communication and emotional connection between the workers and management. यहाँ पर एक लफ्ज़ आए, इमोशनल कनेक्शन, इमोशनली बॉन्डिंग, एक दूसरे की इमोशन को समझना। Mayo proposed that higher productivity could be gained by good communication and emotional connection between workers and management. तो ये था एटन मायो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में जो सेकंड नंबर पर था। अब आखिरी पलटे हैं क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के आखिरी राइटर के बारे में, राइटर ने क्या कुछ पढ़ा। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में जो थर्ड नंबर पर राइटर है जिसने मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। एफ.डब्ल्यू. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी।
इसमें इस तरह होता है कि एक अच्छा तरीक़ा ढूंढ लेते हैं, फिर इस तरीक़े पर लोग काम करते हैं। और अगर हम सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं यानी ऑर्गेनाइजिंग वे में काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगा यानी अच्छा होगा। एक दफ़ा फिर रीड करते हैं। इसमें इस तरह होता है कि एक अच्छा तरीक़ा ढूंढ लेते हैं, फिर इस तरीक़े पर लोग काम करते हैं। और अगर हम सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं यानी ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी का असर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बढ़ेगा। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। F. W. Taylor scientific management theory. Taylor believed that by analyzing work in a scientific manner, it was possible to find one best way to perform a task. He felt that by organizing work in the most efficient way, the organization's productivity would be increased, allowing them to reward employees with remuneration. Taylor believed that by analyzing work in a scientific manner, it was possible to find one best way to perform a task. He felt that by organizing work in the most efficient way, the organization productivity would increase, allowing them to reward employee with remuneration. तो ये था क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। अब मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी पर आते हैं कि ये किस तरह होता है। मॉडर्न मैनेजमेंट राइटर, क्लासिकल मैनेजमेंट राइटर में 3 राइटर थे। हम उसने जो मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया हमने वो बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा। अब दूसरा है मॉडर्न मैनेजमेंट राइटर ने किस तरह एक्सप्लेन किया, तो इसमें 2 राइटर है, पीटर ड्रकर और मिन्सबर्ग। तो सबसे पहले पीटर ड्रकर ने मैनेजमेंट को किस तरह एक्सप्लेन किया। पीटर ड्रकर मॉडर्न मैनेजमेंट राइटर में जो सबसे पहला पीटर ड्रकर स्टेटेड इट मैनेजमेंट टास्क एज फॉलोज। मैनेजिंग बिजनेस को मैनेज करे, मैनेजर को मैनेज करे, वर्कर और वर्क को मैनेज करे। अब पीटर ड्रकर ने कुछ पॉइंट्स बता दी है, कुछ बातें बता दी है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पीटर ड्रकर ने ये बातें बता दी है। लेटर ड्रकर कैटेगराइज द वर्क ऑफ मैनेजर इनटू 5 पार्ट्स कि मैनेजर ये 5 काम करेंगे। इसमें जो सबसे पहला है वो सिटिंग ऑब्जेक्टिव और प्लानिंग। सिटिंग ऑब्जेक्टिव प्लानिंग यानी विजन क्रिएट्स करना, ये मैनेजर का काम होता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग वर्क, सिस्टमेटिकली अरेंज करेगा, लोगों को काम को सब कुछ सिस्टमेटिकली अरेंज करेगा, ऑर्गेनाइजिंग वे में यानी ऑर्गेनाइजिंग वे में काम करेगा। मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, लोगों को फिर मोटिवेट करेगा और उसको जो जिस चीज़ पर काम करेगा उसको वो सब कुछ बता देगा, कम्युनिकेट करेगा। इसके बाद मजरिंग कंट्रोलिंग यानी हमने जो स्टैंडर्ड यानी उस मैनेजर ने जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है और फिर एक्चुअल में जो काम आ गया, इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा और फिर इस पर काम करेगा कि इसको ये ऑब्स्टिकल को कम करे ताकि जो हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है इसके मुताबिक काम किया जाए, इससे कम ना किया जाए। यानी स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस निकालेगा, ये कंट्रोलिंग में आता है। इसके बाद फिर डेवलपिंग पीपल, जिन चीज़ों की ज़रूरत है लोगों को, जिन चीज़ों में लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है फिर वो इस चीज़ की ट्रेनिंग देगा और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद दूसरे मॉडर्न मैनेजमेंट राइटर में दूसरे जो राइटर है इसके बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न राइटर में जो दूसरा है वो है मिन्सबर्ग मैनेजरियल रूल। इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है इंटरपर्सनल, इसके बारे में। फिर सेकंड नंबर पर इंफॉर्मेशनल रूल आता है। फिर थर्ड नंबर पर डिसीजन रूल आता है। इसमें जो सबसे पहला है वो इंटरपर्सनल कि मैनेजर जो रूल कि इसमें ऐसे रूल है जो मैनेजर को, इसमें ऐसी रूल है जो मैनेजर की पर्सनालिटी में होनी चाहिए, जैसे फिगर हेड, लीडर, लेजर। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिगर हेड ये जिसकी करिश्मेटिक पर्सनालिटी होती है यानी डोमिनेंट पर्सनालिटी होते हैं, वो
मैनेजर होना चाहिए। एक दफ़ा रेड भी कहते हैं मैनेजर अपन फॉर्म अ सेरेमोनियल रूल रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजिंग एट इवेंट्स एंड a public place of the organization. Manager also represent the organization in its dealing with other organization. Representing the business in trade forum, example, representing the business in trade forum or a conference to make presentation about the business. इसमें जो इंटरपर्सनल में जो सेकंड नंबर पर है वो है लीडर, यानी लोगों को कन्विंस करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना। मैनेजर इस तरह चाहिए कि वो लोगों को कन्विंस करे, लोगों को इन्फ्लुएंस करे। एक रीड भी कहते हैं मैनेजर आल्सो डील विद द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग लीडरशिप, हायरिंग, फायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड सो ऑन। मैनेजर may lead employees by example. Manager may come on time and formally dressed to encourage everyone to follow suit. इंटरपर्सनल में जो तीसरी नंबर पर बात है वो है लाइजन, दो चीज़ों के दरमियान कांटेक्ट करना, यानी मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के दरमियान कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। लाइजन manager of a group within organizing act as a link or bridge with other groups. For example, different departments often communicate with each other through their manager. Manager conducting team meeting on a weekly basis to discuss employee concern and nothing them down for their director. एक दफ़ा फिर manager conducting team meeting on a weekly basis to discuss employee concern and noting them down for their directors. मैनेजरियल मिन्सबर्ग रूल में हमने इंटरपर्सनल रूल के बारे में पढ़ा। अब दूसरे नंबर पर इंफॉर्मेशनल रूल, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशनल रूल यानी इंफॉर्मेशन कैसे हैंडल करेंगे, तो इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करेंगे, तो इसमें तीन चीज़ें हैं, मॉनिटर, स्पोक्स पर्सन, डिसमिनेटर। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मॉनिटर एब्जॉर्व करना, लोगों से काम करवाना, ये नेचुरल एबिलिटी है। मैनेजर build and use intelligence gathering system and monitor the information they receive. They gather information from formal and informal source and develop an extensive knowledge of the organization as a result. Manager requiring day-end reports. Manager require day-end reports and then conducting weekly meeting based on information gathering. Manager requiring day-end report and then conducting weekly meeting based on information gather. इंफॉर्मेशनल में जो दूसरा चीज़ है वह है स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन यानी तर्जुमानी करना, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमें कोई मसला आ गया तो हमारे टीचर ने कोऑर्डिनेशन वालों के पास गया और उसने वो एक्सप्लेन कर दिया, यानी हमारा टीचर जो है वो हमारा तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है। मैनेजर एक्ट एज अ स्पोक पर्सन फॉर द ग्रुप इन अ पब्लिक रिलेशन कैपेसिटी। Manager act as a spokesperson for the group in a public relation capacity. Example, manager may be asked to present business information to the prospective customer and supplier. Manager may be asked to present business information to prospective customer and supplier. इंफॉर्मेशनल में थर्ड नंबर पर डिसमिनेटर था, यानी इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करें, इसमें जो थर्ड नंबर पर है वो है डिसमिनेटर। यानी डिसमिनेटर का मतलब होता है एक्सपेंड करना, एक्सपेंड लेवल पे डिस्कस करना चीज़ों को। ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सपेंड लेवल पे चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे, बहुत ज़्यादा वसी लेवल पर, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में एम्प्लॉय को वगैरह को ये या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन को चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें। एक दफ़ा रीड भी करते हैं मैनेजर डिसमिनेट इंफॉर्मेशन एक्टिंग एज अ चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द ग्रुप एंड विद अदर। The manager act as a bridge of communication between the director and operating level. मेंसबर्ग मैनेजरियल रूल, इसमें हमने
इंटरपर्सनल रूल पढ़ा, फिर इंफॉर्मेशनल रूल, इन मीन्स पर मैनेजरियल रूल। ये मॉडर्न मैनेजमेंट राइटर में सेकंड राइटर था, इसमें हमने इंटरपर्सनल रूल के बारे में पढ़ा। इसके बाद फिर इंफॉर्मेशनल रूल के बारे में पढ़ा। और थर्ड नंबर पर जो आखिरी है वो है डिसीजनल, कि डिसीजन को कैसे हैंडल करेंगे, कि डिसीजन कैसे लेंगे। डिसीजनल रूल यानी डिसीजन कैसे लेंगे, मैनेजर जो है वो डिसीजन कैसे लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर अनर रिस्क टेकर, यानी अनर रिस्क टेकर होना चाहिए। हमेशा मैनेजर या ये ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह आगे बढ़ा सकता है, हमेशा इस तरह के आगे बढ़ जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन। अनर जो है वो रिस्क टेकर होना चाहिए। एक दफ़ा रेट भी कहते हैं एंटरप्रेन्योर रूल विल मीन मैनेजर्स टेक इनिशिएटिव एंड मेक इनिशिएटिव चेंजेस एज टू अ बिजनेस। Example, manager may introduce initiative ideas to perform take more efficiently and with least amount of error. Entrepreneur rule will mean that manager take initiative and make innovative changes to a business. Manager may introduce innovative ideas to perform tasks more efficiently and with least amount of error. इसके बाद डिसीजनल रूल में है डिस्टर्बेंस हैंडलर, इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर कोई पैनिक सिचुएशन आ जाती है तो मैनेजर अपने आप को बहुत अच्छी तरह हैंडल करेंगे, ये भी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए मैनेजर में। दे हैव रूल इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट एंड डीलिंग विद अदर सिमिलर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। Manager handle disturbance and conflict among employee in workplace. एक दफ़ा फिर, they have rule in resolving conflict and disputes and dealing with other similar unexpected problem. Manager handle disturbance and conflict among employees in a workplace. तो ये था बिजनेस टेक्नोलॉजी का 18 चैप्टर। मैंने तो सोचा था कि 1 घंटे में, लेकिन 1 घंटे से पहले मैंने ये चैप्टर कवर कर दिया। तो ये था आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी का लीडरशिप मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, जो कि बहुत लेंथी चैप्टर था लेकिन बहुत जल्द कवर हुआ।